जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम पिछली सभी शिफ्टों का निचोड़ देखेंगे। जितने भी साथियों पिछली शिफ्ट हो चुकी हैं उसमें जीके जीएस के कैसे सवाल पूछे गए, करंट अफेयर के कहां से सवाल पूछे गए, रीजनिंग के कैसे सवाल, किस लेवल के सवाल और मैथ के कैसे सवाल, ये आज के इस वीडियो में साथियों इस पूरे मॉडल पेपर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो मेरा मानना है साथियों, आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तभी आपने इस वीडियो में एंट्री की है और आपकी किस्मत अच्छी है साथियों कि आपने इस वीडियो में एंट्री कर दी है अपनी शिफ्ट से पहले। मैं कहूंगा इस पूरे पेपर को साथियों घोल कर पी जाइएगा अगर आप वाकई में अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं और अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं, एनटीपीसी में एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। चलिए तो पहले हम लोग साथियों 40 सवाल जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग होगी और उसके बाद साथियों मैथ्स होगी। चलिए तो पहला सवाल है, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए करके संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है साथियों? संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रही कि किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। अच्छा, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए साथियों? लंदन में हुए थे। 1930 में पहला, दूसरा 31 में, फिर 32 में। लेकिन उनका नाम आपको बताना है जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी साथियों? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन को साथियों व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। यह भारत में कब आया साथियों? 1928 में यह भारत आया। अगला देखिए, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। यह सवाल आपके एग्जाम में छपेगा साथियों, आप लोग याद रखेंगे। तो वीपी सिंह उन प्रधानमंत्री का नाम था, है ना। अगला देखिए, कह रही कि किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? देखिए, मोरारजी देसाई रहे, देवीलाल रहे, लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे, लेकिन वीपी सिंह साथियों नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री साथियों ये कभी नहीं रहे। कह रही कि कौन कैबिनेट स्तर का होता है साथियों? बताइए मुझे, यानी कि किसकी बात चल रही है साथियों? फटाफट बताइए। देखिए, जो विपक्ष के नेता होते हैं साथियों इनका दर्जा कैबिनेट स्तर का ही होता है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम साथियों ये कब लागू किया गया? तो ये तो 1955 में लागू किया गया। अगला सवाल है करके कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो कौन से राज्य मैं कह सकता हूं साथियों? केरल और तमिलनाडु, ये जो दो राज्य हैं साथियों ये पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसमें से कौन सा है साथियों? मुझे आप लोग बता दीजिए। देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं सबसे बड़े जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और ये कहां पर स्थित है साथियों? ये लद्दाख में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ये कहां पर स्थित है अगर बात करते हैं इसकी? तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये साथियों वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो साथियों ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी? तो किसकी बात चल रही है? मैं कह सकता हूं पीली क्रांति की बात चल रही है। यानी कि पीली क्रांति जो संबंधित है वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई थी साथियों पीली क्रांति की मदद से। कहने कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो कृषि हो जाएगा। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है वो साथियों कृषि ही है। आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था की रीढ़, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो कृषि को ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कह के भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो कब किया गया था? तो 1969 में ही साथियों भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह बात आपको याद रखना है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है वो कहां का है साथियों? वो बिहार राज्य का है। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए, है ना। कितना है साथियों? 1106 है। कितना है साथियों? 1106 है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। चलिए,
उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, कह रहे कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। तो यहाँ पर जो आवृत्ति होगा साथियों वो आपका जवाब हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है। तो किसकी बात चल रही है, क्या आपका जवाब हो सकता है। मैं कहूंगा लोहा जो होगा, लोहा एक ऐसा पदार्थ है जो एक ध्वनिक पदार्थ है, इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कौन सा पदार्थ ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, टेफ्लॉन की बात चल रही है। या आपके एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो टेफ्लॉन साथियों आप लगा देंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, यहाँ पर रेयॉन की बात चल रही है। रेयॉन का निर्माण काठ की लुगदी यानी कि वुड पल्प से किया जाता है। अगला देखिए, कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध यानी कि मैलिएबल होती है। तो किस धातु की यहाँ पर बात चल रही है, यहाँ पर साथियों सोने और चांदी की बात चल रही, क्योंकि सोना और चांदी ये साथियों आघातवर्ध होती हैं, साथियों सबसे अधिक आघातवर्ध होती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करंट अफेयर के आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में तकरीबन 14 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों करंट अफेयर के। और आपको एक खास पीडीएफ भी दी जा रही है साथियों, जिसमें तकरीबन 1000 करंट अफेयर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। मेरा मानना है कि अगर आप 1000 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, जो बहुत आसान है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस को इस प्रकार से तैयार करवाया है ताकि आपका बहुत फास्टली रिवीजन हो जाए। इसके ये क्वेश्चन है, जस्ट नीचे उसका आंसर लिखा है, 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही है वो नीचे लिखा हुआ है ना। तो ऐसे आप बहुत तेजी के साथ साथियों अपने इन 1000 क्वेश्चंस को तक पक्का कर सकते हैं। तो जो आपको पीडीएफ दी जा रही है साथियों, आप मैसेज करिएगा, है ना, आपको वो भी दे दी जाएगी। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको वो भी दे दी जाएगी साथियों, है ना। चलिए, तो कौन यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो भैया कौन करेंगे, इमैनुअल मैक्रो करेंगे। इमैनुअल मैक्रो आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग, कहेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ किसको नियुक्त किया है। तो इनका नाम पीडी सिंह है, इनको ही साथियों स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। कह रहे भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन जो हुआ है वो कहां पर हुआ है। तो पता कहां पर हुआ है साथियों, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कहां प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये कहां पर साथियों किया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, फिलीपींस देश में किया गया है। यानी कि जो तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण जो किया गया वो फिलीपींस देश में किया गया है। करके भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन साथियों कहां पर हुआ है। तो इसका उद्घाटन पता कहां पर हुआ है साथियों, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो मैं कह सकता हूं भारत और कतर आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत और कतर देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया। तो किस फिल्म की बात चल रही है, कॉन्क्लेव नामक फिल्म की बात चल रही है। इस फिल्म ने ही ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में साथियों इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया, कॉन्क्लेव नामक फिल्म को। करके भारत की पहली GCC नीति का अनावरण जो किया है वो कहां पर किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में किया गया है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए भारत ने क्या साथियों, भारत ने को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है। यानी कि यहां पर होना ही चाहिए भारत ने किस देश को अनार की पहली खेप समुद्री खेप भेजी है। तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया को भेजी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है। यह बात आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आएगा। देखिए सवाल की बौछार होगी साथियों, यहां से आप जब अपनी शिफ्ट में बैठिएगा तो सवालों की बौछार यहां से होगी। इसलिए अगर आप समझदार हैं तो इन सवालों को अपनी परीक्षा से पहले साथियों तैयार कर लीजिएगा। यही आपके लिए एक अच्छी बात होगी और यही आपके लिए अच्छी सीख भी होगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल की। यहां पर कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं कहूंगा 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है। कह रहे हैं कि म्यूचुअल क्रेडिट कार्ड
म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई है साथियों बताइए? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू की गई है। उसके बाद देखिए 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये साथियों चेन्नई में शुरू हुई है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किसने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि आपका जवाब क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने ही शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों पदुचेरी की, तो पदुचेरी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पदुचेरी में ही आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। यानी कि दशावतार नाट्य प्रदर्शन ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों कहां पर शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में शुरू हुआ। ये बात आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा कि दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहां शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए कह रहे कि नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका जवाब होगा? फ्रांस आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि नेपाल और फ्रांस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कह कि आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा। तो क्या साथियों थम्स अप की जगह लेगा? ये बात आपको याद रखना है, कैंपा कोला जगह लेगा। कैंपा कोला आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आईआईटी, यानी कि किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो ये काम आईआईटी मद्रास ने किया है साथियों। किसने? आईआईटी मद्रास ने ये काम किया है। करके किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? तो ये साथियों किसने शुरू किया है? ये यूनेस्को ने शुरू किया है। यूनेस्को आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो कर्नाटक जाएगा, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो साथियों अब आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। रीजनिंग को हम बहुत अच्छे तरीके से साथियों पढ़ेंगे। सारे सवाल मैंने बहुत टॉप लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों इन सवालों को आप लोग देखिए और अपने पेपर को साथियों क्रैक कर डालिए एनटीपीसी के। देखिए चूहे का जो संबंध पकाने से है, चूल्हे का जो संबंध पकाने से, वही संबंध चाकू का किससे? देखिए चूल्हा काम आता है कोई भी चीज पकाने में, चाकू किससे संबंधित है साथियों? कोई चीज बनाने में, चित्र करने में, झंझरी करने में या काटने में। तो चाकू की अगर बात करिए काटने से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए करके टाटा का संबंध 401202 से है, तो साथियों टाइटन का संबंध किससे होगा? ये बात आपको बताना है। अब आपको अगर दिमाग आपके अंदर थोड़ा सा है तो आप इसको पहचान कर मुझे दिखाएंगे कि भैया टी से ये 4 या 0 बना है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टी की अगर बात करते हैं ना साथियों, टी से ये 40 बना होगा, क्योंकि टी आता है 20 पर और 20 से डबल हो जाएगा साथियों 40। ए की बात करें, ए 1 पर आता है साथियों, यहां पर 1 है, ठीक है। अब टी आता है 20 पर, तो 20 का 20 पूरा लिखा हुआ है। अब ए आता है 1 पर, तो साथियों 2 लिखा हुआ, यानी कि डबल कर दिया। सबसे पहले एक तो डबल किया है और सबसे अंत में डबल किया है। तो यही रूल हम यहां पर फॉलो करते हैं। देखिए जैसे कि अगर बात करते हैं टी 20 पर आता है तो हम यहां पर साथियों 40 लिखेंगे। अब क्या, अब जैसे कि ये 9 पर आता है तो हम 9 ही लिख देंगे। फिर टी 20 पर आता है साथियों तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सातु फिर से, अब जरूरी नहीं कि देखिए अब 40 यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपको लग रहा होगा, है ना, तो हम 20 लिख देंगे। अब ए की अगर बात करते हैं तो ए के लिए सातु 1 लिखेंगे। एन आपका 14 पर आता है, डबल कर देंगे 28 कर देंगे, तो कुल मिला के 40 9 20 128, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर शुरू देखिए आपको पूरा एग्जाम में सवाल नहीं सॉल्व करना है, आपको 40 9 यहाँ दिख गया था, आप इसको लगाकर आगे बढ़ जाते। 40 9 की अगर अच्छा 40 9 यहाँ पर भी है, ठीक है, तो फिर इसको पूरा आपको सॉल्व करना है। लेकिन कुछ ऑप्शंस होते हैं ऐसे कि थोड़ा सा अगर आप देखो कि और देखो कि भाई कोई और 3 ऑप्शन वैसे नहीं है, तो आप उसको लगाकर आगे बढ़ जाना। वैसे इसमें तो पूरा आपको सॉल्व करना था, ठीक है ना। खैर चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सभी केयर टेकर कुशल, कुछ केयर टेकर वकील हैं, ठीक है। यहां पर अगर बात करें साथू, बहुत ध्यान से आपको इसको देखना होगा। यहां पर अगर बात करें, एक सेकेंड, ये दूसरा यहां से कथन स्टार्ट है साथियों, है ना, दूसरा कथन यहां से जो है ना
वो आपका स्टार्ट है। ये देखिए मैंने दूसरा कथन कर दिया। अब देखिए सवाल को कह रहे कि कुछ सभी केयर टेकर कुशल हैं। तो सभी केयर टेकर, मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना लिया, ये हमने केयर टेकर बना ली, और सभी केयर टेकर की अगर बात करते हैं साथियों क्या है, ये कुशल हैं। और कह रहे कि कुछ कुशल वकील है, मान लेते इतने कुशल क्या हो गए, इतने कुशल साथियों वकील हो गए, इतने कुशल क्या हो गए, इतने कुशल यहाँ पर आपके वकील हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि सभी कुशल चित्रकार हैं। ये सभी के सभी कुशल जो है ना, ये सभी के सभी कुशल कौन है साथियों, ये चित्रकार हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष को पढ़िए और देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष आपको यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है और कौन सा गलत लग रहा है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि कुछ चित्रकार वकील है, कुछ चित्रकार वकील है, बिल्कुल इतने चित्रकार वकील हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई भी चित्रकार वकील नहीं है, ये गलत बात है। कुछ चित्रकार वकील है, अब यहाँ पर कहा गया है, और यहाँ पर ऐसा है भी कि भैया कुछ चित्रकार वकील है, लेकिन कह रहे कि कोई भी चित्रकार वकील नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष एक आपका पालन करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करें हम लोग, यहां पर आपसे क्या क्या कहा जा रहा है देखिए और फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि दिए गए वेन आरेख में वर्ग नीले नेत्र वालों को दर्शाता है। यानी कि वर्ग की अगर बात करते हैं, ये साथियों नीले नेत्र वालों को दर्शा रहा है। यानी कि वर्ग में जितने भी नंबर है 28, 34, 12, 55, ये सब नीले नेत्र वाले हैं, ऐसे मान सकते हैं। त्रिभुज 6 उंगलियों वालों को दर्शा रहा है, यानी कि इसकी अगर बात करते हैं तो ये 6 उंगलियों वालों को दर्शा रहा है ना, 6 उंगलियों वालों को दर्शा रहा है। कह रही कि वृत्त की अगर बात करते हैं तो ये साथियों डिंपल पड़ने वाले लोगों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये डिंपल लिख देंगे शॉर्ट में हम लोग। अब सवाल को पढ़िए और साथियों यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों की 6 उंगलियां और नीले नेत्र हैं पर कोई डिंपल नहीं है, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, सर्किल में से, यानी कि उनकी संख्या ए है। ठीक है भैया, उनकी संख्या ए है, यानी कि 6 उंगलियों में से भी हो और नीले नेत्र वालों में से भी हो, लेकिन क्या ये इसमें से नहीं होना चाहिए डिंपल। तो मैं कहूंगा 28 एक ऐसा नंबर है ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कह रहे ना, कह रहे कि उसकी संख्या ए है। ठीक है, और यदि 6 उंगलियों वाले लोग जिनके डिंपल हैं पर नीले नेत्र नहीं है, यानी कि अब आंसर इसमें से नहीं होना चाहिए, तो मैं कहूंगा वो संख्या 15 है, और इनकी संख्या बी बताई गई, यानी कि बी बराबर साथियों 15 है। तो अगर ए और बी का योग आपसे पूछा जा रहा है तो इसका योग कर दीजिए, 8 5 13 हो जाएगा, और ये 4 यानी कि 43 आपका आंसर हो जाएगा। 43 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था, ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। रीजनिंग के सेक्शन में और मैथ के सेक्शन में आप किया कीजिए कि आंसर मुझसे पहले देने की साथियों पूरी पूरी कोशिश आप लोग किया करिए, तभी तो साथियों आप बढ़िया एक प्लेयर बन पाओगे, एक अच्छे दमदार खिलाड़ी बन पाओगे, और अपने एग्जाम को साथियों बेहद आसानी से क्रैक कर पाओगे। चलिए, तो नंबर सीरीज वाला यहां पर सवाल है, कह रहे कि 38 है, 120 है और 366 है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद अगला नंबर साथियों यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। अब देखिए 38 से यहां पर 120 कैसे हो, बस इतनी सी बात आपको पता करनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके गुणा 3 के आसपास है। अगर हम इसकी गुणा 3 से कराते, देखिए क्या आता है, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, 3 3 9, 10 11 हो जाएगा। यानी कि अगर 114 में हम सिर्फ और सिर्फ 8 जोड़ देते हैं तो हमें 120 मिल जाता है, यानी कि हमें इसमें 8 भी जोड़ना पड़ेगा। अब अच्छा, इसकी अगर बात करते हैं, इसकी भी गुणा 3 के आसपास है, 12 3 36, यानी कि 360, और इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है साथियों, 6 जोड़ना पड़ रहा है। अच्छा, ये इसमें मैंने 8 क्यों जोड़ दिया, 6 ही तो इसमें भी जोड़ना है ना, 6 ही तो जोड़ना है भाई साहब, 8 कैसे जोड़ दिया, 8 जोड़ेंगे फिर तो ये 122 हो जाएगा। तो 6 जोड़ा, 6 इसमें भी जोड़ा। इसकी अगर बात करते हैं, अब इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 से ही गुणा करना है, तो 366 की गुणा अगर हम साथियों 3 से करते हैं, किससे करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें साथियों 3 से करते हैं तो कितना आता है, सबसे पहले बताइए। 3 छंग 18, 3 छंग 18 एक 19 हो जाएगा, 3 3 9 10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 6 6 जोड़ लेते, तो 6 साथियों आप इसमें भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, है ना। ये आपका एक तरीके से अगर बात करते 1104 हो जाएगा, और 1104 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में साथियों जय हिंद का कमेंट आप लोग एक बार जरूर कर दीजिए। आपका पेपर साथियों जब भी है, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो एनटीपीसी एग्जाम की इस वीडियो को, जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं इस वीडियो में, इनको देखिएगा और अपनी तैयारी को साथियों तगड़ा कीजिएगा।
खैर बात करते हैं, कह के दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है। आप मानिए ये आपका एक दर्पण है, पी क्यू ये आपका एक दर्पण है। अब ये दर्पण में अगर आप देखोगे ई जी पी टी बी एन को कैसे आप ये देख पाओगे, देखिए इसका रूल्स क्या होता है, रूल्स मैं आपको साथियों बता देता हूं कि जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले दिखाई देता है, तो एन सबसे पहले दिखाई देगा, लेकिन एन उल्टा बनेगा भाई साहब, एन कुछ इस टाइप से बनेगा। बी का मुंह दाईं तरफ है, बी का मुंह बाईं तरफ बनेगा दर्पण में। टी जैसा है, टी वैसा ही दिखाई देगा। पी का मुंह भी दाईं तरफ है तो बाईं तरफ हो जाएगा, जी का मुंह भी साथियों बाईं तरफ हो जाएगा, ई का मुंह भी बाईं तरफ हो जाएगा, उल्टे उल्टे बनेंगे। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, मैं कहूंगा ऐसा तो मुझे ऑप्शन नंबर ए में साथियों दिख रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है करके उस पासे का, देखिए ये एक पासा है और ये जो ऑप्शंस में ये भी पासे हैं, डाइज हैं, ये सब बंद पासे हैं और ये खुला पासा है, फर्क कितना है। कह रही कि उस पासे का चयन करिए जिसे निम्नांकित पत्रक यानी कि शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम, है ना, अगर हम इस पासे को बंद करें तो क्या ये ऐसा पासा बन सकता है, या ऐसा बन सकता है, या ऐसा बन सकता है, या ऐसा बन सकता है ना। अब देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया क्या ये पासा ही ये है या ये पासा ही ये है, आप इसका चयन कैसे करेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें 5 है, अच्छा 5 का विपरीत पता क्या होगा साथियों, 9 होगा। तो कभी भी 5 के जिसके ये है तो 5 का विपरीत जब 9 होगा तो 9, 5 का 5 यहां पर लिखा है, 9 यहां कहीं आना चाहिए इसके पीछे, तो 9 यहां पर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब 4 की अगर बात करें, 4 का विपरीत क्या है, 8 है, ठीक है भैया। 4 का विपरीत की अगर बात करते हैं यहां पर साथियों 8 है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 की अगर बात करें, 2 का विपरीत 6, तो ये वाला पासा बन सकता है ना। चलिए इसकी बात करते हैं, 4 का विपरीत 8 है, तो 4 का विपरीत 8 है, नहीं दिख रहा है। 5 की बात करें, 5 का विपरीत 9 है, नहीं दिख रहा है। 6 का विपरीत 2 है, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला पासा भी बन सकता है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, 8 का विपरीत क्या है, 8 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है। 9 का विपरीत क्या है साथियों, 5 है, नहीं दिख रहा है। 2 का विपरीत 6 है, ये वाला पासा भी बन सकता है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, अगर हम लोग 8 का विपरीत 2 है ना, 8 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है। 2 का विपरीत क्या है साथियों, 2 का विपरीत यहाँ पर 6 है, नहीं दिख रहा है। 4 का विपरीत क्या है साथियों, अब देखिए 4 का विपरीत 8 है, लेकिन 4 का विपरीत यहाँ पर 8 आपको दिख रहा है साथियों, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला पासा नहीं बन सकता है, यानी कि ए बी सी कहीं पर लिखा होना चाहिए साथियों, ए बी सी, है ना। ए बी सी कहाँ पर लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ साथियों ये हम लोग कर लेंगे, है ना। अब देखिए ए बी सी, तो ये वाला आपका ए बी सी वाले पासे जो है इसकी मदद से बन जाएंगे, लेकिन डी वाला पासा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा क्या जा रहा है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहेंगे ये बहुत शानदार सवाल है, कहेंगे 9 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये उत्तर की तरफ साथियों मुंह करके बैठे हैं, यानी कि एक पंक्ति में बैठे होंगे। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक साथियों 9, ये 9 लोग यहाँ पर हमने बैठा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि ए एच के बाएं दूसरा है, एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी पंक्ति के एक छोर पर है, एफ ए और एच के बीच में है, डी आई और सी के बीच में है, सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, पंक्ति के बीच में कौन है, यहां कहीं आपको बताना है कौन बैठेगा। देखिए एच के बाएं दूसरे स्थान पर, आप एच को कहीं पर भी बैठा दो। आप मान लीजिए एच को अगर बात करते यहां पर बैठा दिया, कहने कि एच के बाएं दूसरे पर ए है, तो एच का बायां किधर हो जाएगा, एच के बाएं दूसरे पर ए है, 1 2, यानी कि ए साथियों आपका यहां पर हो जाएगा। कहने कि एच जो है ना, एच ये बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो मैं कहूंगा बी कहीं यहां पर बनेगा, बी के बाएं दूसरे स्थान पर एच है, ये भी हो गया। कह रहे कि बी पंक्ति के एक छोर पर है, अच्छा एक छोर पर है, यानी कि हम अगर इसको बात करें, इसको अगर हम मान लीजिए यहां से अगर कट कर दें, है ना। अब देखिए यहां से हमने एक इंसान की जगह कट की, यहां पर एक बढ़ा ली एक इंसान की जगह, तो अब बी अंतिम छोर पर हो जाएगा, बी पंक्ति के एक छोर पर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद कहने के ए और एच के बीच में एफ है, तो देखिए ए और एच के बीच में कौन हो जाएगा साथों, एफ हो जाएगा, यानी कि एफ आपका यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कह के डी जो है ना, ये आई सी के बीच में है, डी और डी और आई और सी के बीच में डी है, सी जो है ना ये ई के दाएं तीसरे स्थान पर। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए या एक काम आप ये करा सकते हैं कि जैसे कि 3 लोगों की जगह आपको यहां पर देखने को मिल रही है, 1 2 3,
है ना, इधर 4 है, 1 2 3 4, और इधर साथियों एक ही है, इधर कुछ नहीं है ना। तो आप एक काम करिए, ई के दाएं तीसरे स्थान पर साथियों सी है। अगर मान लीजिए हम ई को कहीं पर भी बैठा दें, है ना, तो 1 2 3 यानी कि ई के दाएं तीसरे स्थान पर सी है, तो एक काम करिए इसको यहीं पर बैठा लेगा, ई यहां पर बैठेगा और तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहां पर सी बैठेगा, तो मामला बन पाएगा, है ना। इधर तो जगह है नहीं, इधर ही रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि आई और सी के बीच में डी है, तो आई और सी, सी ये हो गया, आई ये हो जाएगा, तो आई और सी के बीच में डी हो जाएगा। अब बचा कौन साथियों, एक ही तो बचा है, जी बचा है, तो जी आपका यहां पर आ जाएगा। तो 9 थे, 9 के 9 आपने बैठा दिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। 1 2 3 4, 4 इधर से कट करिए, 1 2 3 4, 4 इधर से कट कीजिए, बचा कौन साथियों, ए बचा, यानी कि ए पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो आंसर चिन्ह का ऑप्शन नंबर ए के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 मित्र एक लाइन में उत्तर दिशा की ओर साथियों अभिमुख होकर यहाँ पर क्या है साथियों खड़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या लिखा है, यानी कि लाइन में दोनों छोरों पर वकील और जज खड़े। तो साथियों 5 मित्र है ना, तो 5 मित्र के लिए साथियों हमने यहाँ पर जगह बना ली। एक सेकंड रुकिए, ये मैंने यहाँ पर क्या किया साथियों, 5 मित्रों के लिए जगह बना ली, है ना। 1 2 3 4 और साथियों एक ये 5, 5 लोग हो गए। अब यहाँ पर कहा गया है कि सभी का मुंह उत्तर की दिशा की तरफ है, यानी कि सभी का मुंह जो है ना साथियों वो इस तरफ है। कहने के लाइन में दोनों छोरों पर वकील और जज खड़े, या हो सकता हो वकील यहाँ पर हो, जज यहाँ पर हो ये भी सकता है वकील यहाँ पर हो, जज यहाँ पर हो। कहने के वैज्ञानिक ठीक शिक्षक के दाईं और पड़ोस में खड़ा है। तो एक काम करिए, सबसे पहले इन्हीं को बना लीजिए, है ना। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि शिक्षक के दाईं और, मान लीजिए शिक्षक को आपने यहाँ पर बैठा ला, और शिक्षक का दाया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। शिक्षक के दाईं ओर कौन बैठे हैं साथियों, वैज्ञानिक बैठे हैं, ये बात बताई गई है। कह रहे कि फार्मासिस्ट जज के बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, शिक्षक ठीक वकील और वैज्ञानिक के बीच में। शिक्षक जो है ना साथियों, कह रहे कि शिक्षक जो है ना, ये एक तरीके से बात करते हैं साथियों, शिक्षक की अगर बात करते हैं, ये वैज्ञानिक और वकील के बीच में खड़ा है, तो वकील यहां पर आ जाएगा, है ना। देखिए शिक्षक वकील और वैज्ञानिक के बीच में, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां पर एक बात कही गई थी कि लाइन में दोनों छोरों पर वकील और जज खड़े, तो वकील साहब तो एक छोर पर हो गए, लेकिन साथियों क्या मैं कहूंगा, अब इसके इधर को कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये अंतिम इधर होगा, है ना। अब इसको हम यहां पर एक बढ़ा लेते हैं। तो कहा जा रहा था कि साथियों वकील एक तरफ है, तो एक तरफ कौन होंगे, जज होंगे, यानी कि जज आपके यहां पर आ जाएंगे। अब कितने लोग थे, 5 लोग थे, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, जज हो गए, बचे कौन साथियों, फार्मासिस्ट बचे, यानी कि फार्मासिस्ट साथियों यहां पर बैठ जाएंगे। तो 5 के 5 आपने बैठा दिए। कह रहे कि बाईं ओर से गणना करने पर वैज्ञानिक किस स्थान पर होगा, 1 2 3 यानी कि तीसरे स्थान पर होगा, इसलिए तीसरा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, है ना। मान लीजिए साथियों नीरज कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों, ये महिला की तरफ इशारा करते हुए साथियों कह रहा है, नीरज कह रहा है कि वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। देखिए मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि कौन होंगे, इनके पिताजी होंगे, इनके पिताजी की पुत्री है, यानी कि वो महिला कौन है साथियों, वो महिला साथियों कौन होगी, मैं कहूंगा इनके पिता की पुत्री होगी। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का साथियों क्या संबंध है, भाई भाई ही तो होगा, है ना। तो कुल मिला के ये दोनों एक ही पिता के, ये बेटा है ये बेटी है, तो भाई होगा साथियों। भाई कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज वाला साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए एनटीपीसी में साथियों जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और मैथ्स के अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उनको भी आप लोग जरूर देखकर जाइएगा। नंबर सीरीज को देखिए, 105 हो गया, उसके बाद साथियों 102 यहाँ पर है, और उसके बाद 96 आएगा, और उसके बाद 87 आया है, और उसके बाद 75, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है। देखिए 105 से 102 हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर तो 3 घटा है, 3 घटा। 102 से साथियों 96 हुआ है, अब यहाँ पर साथियों 6 घटा है, कितना घटा है, 6 घटा है। और 96 से 87 हुआ है साथियों 9 घटाया गया है, और फिर 87 से 75 हुआ है, मैं कहूंगा 12 घटाएगा। तो जाहिर सी बात है ये 3 का पहाड़ा चल रहा है, चल रहा है, या 15
15 घटाया जाएगा। तो 75 में 15 घटाओगे साथियों कितना, 60 आएगा। क्या 60 ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों, बस अब यहां से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। सिर्फ लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ही मैथ के होंगे। यानी कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 7546 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन आपसे यहाँ पर साथियों क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है साथियों शंकु के आयतन का सूत्र। अच्छा, यहां पर शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या? शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों इसकी ऊंचाई दे रखी है, शंकु का आयतन पूछा जा रहा है आपसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर बात करें, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र पता क्या होता है साथियों? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर यानी कि 7546 यहां पर है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप देखोगे पाई आर स्क्वायर यहां पर भी है, यानी कि इसकी जगह पर 7546 आ जाएगा। 1/3 7546 आ गया। और ऊंचाई कितनी दे रखी? ऊंचाई आपकी 15 दे रखी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, शंकु का आयतन आपको मालूम पड़ जाएगा। तो 3 से अगर कट करते हैं साथियों इसको, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगी। ये तो 3 से नहीं कटेगा तो रुक जाएगी साथियों। 3 से इसको कट कर लीजिए साथियों, 3 पंजे 15। अब 7546 की साथियों गुणा करा लीजिए, किससे? 5 से करा लीजिए। 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 23 हो जाएगा। 5 पंजे 25 और 27 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और 2 कितना हो जाएगा, है ना, 37 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कितने, 37,730 आपका जवाब आएगा, जो कि शंकु का आयतन हो जाएगा। और जहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए, आपसे कह रहे हैं कि रीता ने सोने का 15 ग्राम एक आभूषण 71,820 रुपए में खरीदा, जिसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, अच्छे लेवल का है। कह रहे कि जिसमें 12% जीएसटी है और गहना बनाने का प्रभार भी शामिल है। मतलब 15 ग्राम उसने लिया है सोना, और जो कि 71,820 रुपए का बैठा है। इसमें 12% जीएसटी भी ऐड है और गहना बनाने का जो एक तरीके से प्रभार है वो भी साथों इसमें ऐड है। तो कहने के सोने का प्रति ग्राम मूल्य क्या होगा? सोने का प्रति ग्राम, 1 ग्राम का मूल्य पूछा गया, ये 15 ग्राम का मूल्य है, लेकिन 1 ग्राम का जो मूल्य पूछा गया है उसमें आपको 12% जीएसटी हटा के बताना है। और जो गहना है ना, गहना बनाने के प्रभाव वो भी सातु हटा के यहां पर बताना है। तो ये सवाल आप कैसे कर सकते हो? देखिए, मान लेते जीएसटी को छोड़कर गहने का मूल्य क्या होगा, जीएसटी को छोड़कर गहने का मूल्य मान लेते सातु x होगा, ठीक है ना, x होगा सातु। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करते हैं, मान लीजिए ये वो मूल्य है, ये सब हटा के 12% वगैरह ये सब हटा के है। तो अगर सातु मैं आपसे कहूं कि इसका हम देखिए 12%, तो इसका अगर हम 12% निकालेंगे तो 112/112% हो जाएगा, यानी 112/100 हो जाएगा। अच्छा, ये जो मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 71,850, तो 71,850 नहीं बल्कि 820 यहां पर आ जाएगा। तो अब यहां से आपको x का मान निकल आएगा, जो के सातु क्या होगा, जो कि सोने का मूल्य हो जाएगा, आभूषण का मूल्य हो जाएगा, जिसमें 12% जीएसटी वगैरह कुछ ऐड नहीं होगी। तो सबसे पहले आप यही काम कर लीजिए, x बराबर 71,820 गुणा 100 हो जाएगा और बटे 100 यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद इसको अगर कट करेंगे साथियों, 2 से कट करेंगे, है ना, 2 से अगर कट करें तो 2 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा साथियों, 71,820 रहेगा। फिर से अगर कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कट करेंगे ना, तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इसको अगर कट करोगे 50 को तो 25 आ जाएगा, और 71,820 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 0 लग जाएगा, 2 नंबर एक साथ काट रहे हैं, 7 दूना 14 और 4 इसमें से कितना जाएगा, 4 जाएगा ना, तो 42 हो जाएगा। 7 छंग आपका 42 हो जाएगा और 0 लग जाएगा। 4 से अगर और कट करें तो 4 दूना 8 यहाँ पर हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, है ना, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब 2565 की गुणा आपको 25 से कराना है, ठीक है ना। क्या साथियों, 2500
65 की गुणा आपको किससे कराना है सातों, 25 से कराना है ना, इस नंबर से कराना है। तो इससे सातों गुणा करा लीजिए, 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 और 2 आपका 32 हो जाएगा, है ना। 5 पंजे 25 और 3 28 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, और कट करोगे 2 से तो 5 दूना आपका 10 यहाँ पर आ जाएगा, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और साथियों 5 दूना 10 और 1 11 आपका हो जाएगा, 2 4 और 1 5 हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए और इसको साथियों यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 64,125 आया है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश आप लोग कीजिए। कह रहे कि फिर से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे कि रीता ने सोने का 15 ग्राम एक आभूषण 71,820 में खरीदा, है ना, जब इसमें 12% जीएसटी वगैरह भी सब कुछ ऐड है। तो सोने का प्रति ग्राम मूल्य बताइए, मूल्य बताना है आपको, इसमें 12% जीएसटी ऐड नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एक्स वो मूल्य है ना, जो कि 12% हट कर है। लेकिन अगर हम इसका 112% निकालते हैं तो साथियों फिर ये वाला वैल्यू निकल आएगी 71,820, जो कि ये है। इसको कैलकुलेट करके हमने एक्स की वैल्यू यहां पर साथियों निकाल ली है, यानी कि अब ये सोने का 15 ग्राम सोने का मूल्य है, लेकिन 12% जीएसटी इसमें ऐड नहीं है, ठीक है ना। तो सातु हमें 1 ग्राम इसका पता लगाना है, तो 15 से सातु इसकी भाग कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे सातु, तो 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 4275 आपका आंसर आएगा। और 4275 कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाले में है भाई। उसके बाद देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि 8505 को पी क्यू आर के बीच उनके हिस्सों के अनुसार बांटने कैसे? 1:1/3 अनुपात 1:3/4 अनुपात 2:1/6 के अनुपात बांटना, और फिर आपको निकालना है पी और आर का हिस्सा निकालना, उनके बीच अंतर निकाल देंगे। तो साथियों अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पी क्यू और आर की, इनका हिस्सा क्या क्या है? पी का हिस्सा है साथियों 1:1/3, और क्यू का हिस्सा साथियों कितना है? 1:3/4, और अगर बात करते हैं साथियों आर का हिस्सा कितना है? 2:1/6 यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा सा सही तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों 3 4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात साथियों क्लियर। 4/3 और 7/4, और ये 6 दूना 12, 1 13, 13/6 आ जाएगा। अब इसको आप पता साथियों कैसे करेंगे? देखिए आप इसको ऐसे करेंगे, P अनुपात Q अनुपात R, जैसे कि इस टाइप से नहीं होता 1:2:3, इस टाइप से साथियों। तो इसके लिए क्या करेंगे? नीचे वाले नंबर का एलसीएम आपको निकालना होगा, जैसे कि 3 का, 4 का और 6 का, है ना। चलिए 2 से कट करते, 3 नहीं कट होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 से कट करते हैं, 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 3 से कटेंगे, सारे साथियों कट जाएंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी कि साथियों अगर बात करते हैं इन सब में 12 की गुणा हो जाएगी। ये देखिए 12, 12 और साथियों यहाँ पर 12। अब इसको मैं हटा देता हूँ, जगह की मुझे जरूरत पड़ेगी, इसको मैंने यहाँ पर हटा दिया। चलिए अब जरा इसको कैलकुलेट कर देखिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक कितना हो जाएगा सातों? 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ गया। 4 एकम में 4 तिया 12, 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 6 दूना 12, 13 दूना 26 हो जाएगा। ये आपका निकलेगा P अनुपात Q अनुपात R। तो अब आपसे कहा जा रहा है टोटल राशि कितनी थी साथियों? 8505 की राशि थी। अब P का हिस्सा निकालिए। P का हिस्सा कितना है साथियों? 16 है, और नीचे टोटल अब इनका योग करिए जरा, टोटल योग कितना आएगा? देखिए 6 और 1 7, 6 6 12 और 1 13, यानी कि 13 का 3 लग जाएगा और हासिल का 1 लग जाएगा, ये 6, यानी कि 63 सातों यहाँ पर आपका जो है ना वो सातों आ जाएगा। ये किसका हिस्सा निकलेगा? ये P का हिस्सा निकलेगा। अब अगर बात करते हैं सातों 8505 गुणा आर का हिस्सा आपको निकालना है। देखिए आर का, P का, आर का हिस्सा कितना है? 26 है, तो 26 नीचे आ जाएगा, और नीचे आपका 63 आ जाएगा। तो इसको आपको साथियों क्या कराना है? कैलकुलेट कराना है। चलिए तो इसको मैं चेक कर लेता हूं साथियों। देखिए अगर हम 3 से, अगर इसको 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से कट कराएं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो जाएगा, और 3 अट्ठे आपका कितना? 24 हो जाएगा। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 21, 3 दूना 6, 3 एकम 3। इतनी बात क्लियर है। 7 से क्या कट होगा? हो जाएगा 7 तिया 21, 7 चौक 28, 0, 7 पंजे 35।
3 से क्या कट होगा, बिल्कुल होगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 पंजे 15, यानी कि 135 आया। तो इसको भी कट करके साथियों 135 आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले पी का अगर मान आपको निकालना है तो 16 गुणा 135 करिए, और अगर साथियों आपको आर का मान निकालना है तो 26 गुणा 135 करिए। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करा लेता हूं, है ना, यहाँ पर जगह भी थोड़ी सी कम है और जल्दी भी हो जाएगा काम। कहने के 16 गुणा 135 जो निकलेगा वो 2100 कितना निकलेगा साथियों, 2160 निकलेगा। और 135 की गुणा 26 से अगर साथियों यहाँ पर हम लोग करते 3500 कितना निकलेगा, 3510 निकलेगा। तो ये है पी, ये है आर, दोनों का अंतर पूछा था, दोनों का अंतर साथियों निकाल दीजिए। 3510 में से 2160 अगर हम घटाते हैं तो 1350 आता है। 1350 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है साथियों। ये आप एक बार और सवाल को चेक करने की कोशिश कीजिएगा, है ना, और अच्छे तरीके से आपकी ये सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर सही तरीके से। 1/4 है और साथियों भाग है, 1/4 भाग है और 4 सही साथियों 2/9 यहाँ पर है, और यहाँ पर फिर ऑफ है। ऑफ के बाद साथियों 9/19 है, 9/19 है, फिर साथियों प्लस है, और फिर ब्रैकेट में आपका 5/4 है और माइनस 3 यहाँ पर 8 है। इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलिए तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ब्रैकेट वाला सॉल्व हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट वाला सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों, 8 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 40 हो जाएगा, है ना। 8 पंजे क्या हो जाएगा साथियों, 40 यहाँ पर हो जाएगा, और 4 तियां क्या हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा, और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 40 में से जब 12 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको अगर कट करोगे साथियों 2 से कट करोगे तो 14, नीचे आपका 16, और कट करोगे तो 7/8 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह पर साथियों 7/8 हमने लिख लिया, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, अब साथियों इसको कैलकुलेट आप करिए। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, है ना। 9 चौक 36, 37, 38, 38/9 यहाँ पर आ जाएगा, 38/9 यहाँ पर आ जाएगा। और ऑफ का मतलब गुणा होता है, 9/19 यहाँ पर आ जाएगा, 9/19 हो गया। देखिए 19 से कम 19, 19 दूना 38, 9 से 9 कैंसिल, यानी कि 2/1 बचा यहाँ पर। अब देखिए 1/4 भाग 2/1 यहाँ पर बचेगा, और प्लस आपका 7/8 यहाँ पर आ जाएगा। 1/4 है, गुणा कर लीजिए साथियों, 2/1 की जगह 1/2 हो जाएगा, और प्लस आपका 7/8 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, 1/8 आ गया, प्लस आपका 7/8 आ गया। 8 8 सेम है तो 8 आ जाएगा, 1 + 7 8 आ जाएगा। कुल मिला के 1 आपका यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए सवाल को और बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर आपका क्या होगा। यानी कि रेणु का व्यय उसकी बचत से 150% अधिक है। यदि उसकी आय में 20% की और बचत में 50% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की साथियों वृद्धि होगी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए मान लीजिए साथियों रेणु की बचत की अगर बात करते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है, रेणु का व्यय जो है ना उसकी बचत से 150% अधिक है। तो अगर उसकी बचत हम 100 मान लेते हैं तो उसकी बचत से 150% बढ़ाओ, यानी कि इसमें 150% बढ़ाओ तो व्यय कितना आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आय तो अब बहुत आराम से निकल आई, क्योंकि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, यानी कि 350 साथियों ये उसकी आय निकलकर यहां पर आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है ना, उसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी कि 350 में 20% की वृद्धि, या एक काम करो 120% इसका निकाल लो। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 35 की गुणा 12 से हो जाएगी, 35 की गुणा साथियों 12 से हो जाएगी, 35 दूना 70 हो जाएगा, 35 से कम 35 हो जाएगा, 0 आ गया, 12 आ गया 4, यानी कि 420 यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिला के जो उसकी आय थी 350, जब 20% की वृद्धि होती है तो 420 उसकी आय यहां पर हो जाती है। उसके बाद कहने के उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो 50% की वृद्धि होती है तो 150 उसकी आय हो जाती है। तो कहने के उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए अब 420 में से 150 घटाइए, उसका व्यय आपको पता चल जाएगा।
तो 420 में से 150 को जरा घटाइए, 0 आ गया, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 270 उसकी व्यय हो गई। तो ये तो सिर्फ कितना बड़ा, 20 बड़ा, तो मैं कहूंगा 20 को प्रतिशत में बदल लीजिए। 20 बड़ा है किससे, 250 से, 250 यहां पर आ जाएगा, 50 दूना और 50 पंजे हो जाएगा, 5 चौक हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 8% की वृद्धि होगी। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसे लगे सातों आपको ये सवाल? अगर पसंद आए हो, अच्छी लगी हो क्लास, तो एक बार कमेंट सेक्शन में सातों आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक सातों एनटीपीसी 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी पीडीएफ नहीं ली है, अंडर ग्रेजुएट वाली, तो इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। इसमें आपको 3 तरह की सातों पीडीएफ दी जा रही है। पहली पीडीएफ में आपको दिए जाएंगे 10 मॉडल पेपर। जैसा पेपर आपसे पूछा जा रहा है, जैसी शिफ्ट हो रही है, उस टाइप के 10 मॉडल पेपर है। मेरा मानना है इसमें जीके जो होगी, रीजनिंग जो होगी, जो मैथ के कॉन्सेप्ट होंगे, इनको अगर आप देख लेते अच्छे तरीके से, तो आपकी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेगा। ये समझ लीजिए 10 के 10 मॉडल पेपर अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं। उसके अलावा साथियों देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी पूछे जा रहे हैं, एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था ना वहां से। तो जितने क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछे जाएंगे, दूसरी पीडीएफ में आपको पीवाईक्यू दिए जाएंगे। पहली पीडीएफ में आपको 10 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन उसके नीचे उसका सॉल्यूशन पूरा, जीके का क्वेश्चन उसके नीचे उसका आंसर होगा, और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी साथियों उसके नीचे ही होंगे। और ये समझ लीजिए जितने क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू के थे वो अगर डिक्टो एग्जामिनर पूछेगा तो वो हो जाएगा, लेकिन जो उससे नीचे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर के 12 से 15 सवाल साथियों बन रहे हैं, बच्चों ने ऐसा कहा है। तो जो 12 से 15 सवाल आ रहे हैं वो सारे साथियों यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे इस तीसरी पीडीएफ के माध्यम से। तो लगभग 70 से 75% कंटेंट आपको इस पीडीएफ से देखने को मिलेगा। तो ये पीडीएफ बहुत ज्यादा रुपए की मैंने नहीं रखी है, सिर्फ और सिर्फ 45 की मैंने रखी है, ताकि हर बच्चा इस पीडीएफ को प्राप्त करके अपने पेपर को साथों क्रैक कर सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ तीनों चारों पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। ठीक है ना, चलिए। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का भी लिंक है। प्लेलिस्ट की अगर बात करते हैं, उस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर लेंगे तो आपकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना, उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में साथियों ग्रुप वगैरह का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का नारा जरूर लगा दीजिएगा। मित्र अगर आपके हैं एनटीपीसी का एग्जाम उनका बाकी है तो उनको इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।